हिंदी की कॉपी कैसे लिखें। बहुत सारे बच्चों का यह कमेंट था कि हिंदी का कॉपी कैसे लिखें, तो आज मैं आपके कमेंट के अनुसार एक वीडियो लेकर के आ गया हूं जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है ना, देख लीजिए। मैं आप सबको आज पूरा बताने वाला हूं कि हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है। ठीक है ना, ये देख लीजिए एक बार इसका, और लाइन बाय लाइन मैं आप सबको आज बताने वाला हूं कि हिंदी की कॉपी को कैसे लिखना है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ऐसे आपको कॉपी मिलेगी। ठीक है ना, और यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ लिखना होगा, लिखा गया कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो आपके प्रवेश पत्र पे ये दिया जाएगा, यहाँ पे जो यहाँ पे अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर होगा उसको यहाँ पे आपको लिखना होगा अंकों में, ये लिख देंगे। उसके बाद से यहाँ दिया गया परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। देखिएगा यहाँ पे कैसे लिखना है, एक दिया गया तो एक लिखेंगे, दो है तो दो लिखेंगे, 3,3,0,9,2,5 ऐसे करके लिखेंगे। यहाँ पे आपको इकाई दहाई सैकड़ा हजार में नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद से आपको यहाँ दिया जाए विषय, तो विषय आपका हिंदी होता है, आप लोग यहाँ पे हिंदी लिखेंगे। उसके बाद से नीचे दिया गया यहाँ पे आपका प्रश्न पत्र, तो प्रश्न पत्र में एक लिखेंगे यानी कि केवल लिखेंगे। उसके नीचे दिया गया आपका यहाँ पे प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतान। देखिए देखिए यहाँ पे ये आपका एक पेपर है। ठीक है, ये पेपर है तो यही संकेतांक है, इसी को आपको भरना होगा। हम लोग यहाँ भर देंगे यहाँ पे। ठीक है ना, उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे परीक्षा का दिन, जो परीक्षा का दिन है वह कौन सा दिन है, तो सोमवार या मंगलवार या बुधवार जो भी है यहाँ भर देंगे। उसके बाद से यहाँ देखेंगे 5वें नंबर में परीक्षा तिथि एवं पाली, तो जो तिथि रहेगी जिस डेट को आपकी परीक्षा होगी यहाँ पे आप लोग भर देंगे। जैसे देखिए 24 फरवरी 2026, यहाँ भर देंगे 24 फरवरी 2026। और प्रथम पाली में होगा आपका हाई स्कूल का पेपर, लेकिन यहाँ पे प्रथम पाली। उसके बाद से यहाँ पे केंद्र का नाम, यानी जहां पे आपका यह परीक्षा दे रहे हैं उस केंद्र का नाम। जैसे मान लीजिए मेरे स्कूल का नाम है डीएवी पब्लिक स्कूल, यहाँ पर देंगे आप लोग डीएवी पब्लिक स्कूल, अपने स्कूल का जहां पे आपका सेंटर गया हुआ है। उसके बाद से यहाँ पे किस रूम में आप बैठे हुए हैं, तो यहाँ परीक्षा कक्ष संख्या, यानी रूम नंबर 12 में हम बैठे हुए हैं तो 12 भर देंगे। आप 2 में बैठेंगे तो 2 भर देंगे, 1 में बैठेंगे तो 1 भर देंगे। इतना करने के बाद से आप लोग कॉपी लिखेंगे। कॉपी लिखने का सही तरीका देखिए, अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार हम लोग करेंगे, जो हमको सबसे आसान लगेगा उसको हम लोग सबसे पहले करेंगे। मैं तो आप लोगों को यही बताऊंगा कि सबसे पहले आप लोग जीवन परिचय ही लिखिएगा। सबसे पहले आप लोग जीवन परिचय देखिएगा, यहाँ पे जाएगा प्रश्नोत्तर संख्या 26 क, क्योंकि 20 तक तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, बहुविकल्पी। सबसे पहले आपको लिखना है क्या, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या। तो यहाँ देखिए प्रश्नोत्तर संख्या क्या हो जाएगा आपका 26 क। तो यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, तो लेकिन यहाँ पे क्या जीवन परिचय। और आप लोग सबसे पहले यहाँ पे संक्षिप्त परिचय लिख लीजिएगा। कैसे देखिएगा, नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल, जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी, जन्म स्थान अगोना उत्तर प्रदेश, मृत्यु 2 फरवरी 1941, और भाषा आपका खड़ी बोली। इतना अगर आप लोग अच्छे से लिख लेंगे ना, तो क्या होगा कि एग्जामिनर के प्रति आपका व्यवहार अच्छा बन जाएगा। उसके बाद से यहाँ लिखेंगे जीवन परिचय, जैसे शुक्ल युग के प्रवर्तक एवं आलोचक लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिला के अगोना नामक ग्राम के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, इनके पिता श्री चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो तथा माता श्रीमती विभासी देवी विदुषी और धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता के पास जिले के राठ तहसील में हुई और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद इन्होंने मिर्जापुर के मिशन न्यायालय में नौकरी की। आगे लिखिएगा कि न्यायालय की नौकरी छोड़कर ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक बन गए। इसी समय इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। अंत में इस महान आलोचक, निबंधकार, कहानीकार तथा नाटककार का स्वर्गवास हो गया, सन 1941 में हो गया। इतना लिख लेंगे। उसके बाद से पेपर में आता है कि इनकी 2 प्रमुख रचनाएं लिखिए, तो कोई आपको 2 प्रमुख रचनाएं जिन्होंने इनके द्वारा रचा गया हो, आपको अगर याद होगा तो लिख देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग में, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। क्या, चिंतामणि, मित्रता, हिंदी साहित्य का इतिहास, कोई 2 आपको लिखना होगा। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे जीवन परिचय ही लिखिएगा, और आप लोग पहले पेज पे लिखेंगे तो थोड़ा साफ साफ और राइटिंग में लिखेंगे। ठीक है ना, अब उसके बाद से ये तो आपका लेखक का जीवन परिचय है। उसके बाद से आप लोग को लिखना होगा जो कवि का जीवन परिचय। किसका आपको लिखना होगा, यहाँ पे देखिए कवि का जीवन परिचय। तो देखिए
अगर पेपर में आपको सूरदास का दिया गया है तो आप लोग सूरदास का लिखेंगे, तुलसीदास का दिया गया है तो तुलसीदास का लिखेंगे। तो यकीन रहे कि मैं आपको बता देता हूं कि 100% वही आएगा, सूरदास और तुलसीदास दोनों आप लोग याद कर लेंगे तो कोई आपको एक पेपर में मिल जाएगा लिखने के लिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखे सूरदास, तो महाकवि सूरदास प्रश्न संख्या आपका 26 का ख है। यहाँ वही काम यहाँ भी करना है, संक्षिप्त परिचय लिखना है सबसे पहले। तो संक्षिप्त परिचय में क्या होगा, आपका नाम महाकवि सूरदास, पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत, माता का नाम जमुना दास, जन्म सन 1478 ईस्वी, जन्म स्थान रुनकता या सीही, मृत्यु सन 1538 ईस्वी, और भाषा आपका ब्रज भाषा, ठीक है ना। देखिए ये 5 नंबर का है और इसमें आपका 5 नंबर भी मिला हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे लिखेंगे तभी मिल पाएगा। अब लिखेंगे जीवन परिचय। क्या है कि महाकवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम को मानते हैं। इनके पिता का नाम श्री रामदास सारस्वत था। सूरदास जन्माद्य थे या इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है कि इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहरिक वर्णन किया है, जो आंखों देखा संभव नहीं है। सूरदास की रुचि बचपन से भगवत गीता के गायन में थी। इन्होंने भक्ति का एक पद सुनकर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्री नाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। ये गौ घाट पर रहकर जीवन भर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गायन करते रहे। अंत में महाकवि सूरदास सन 1538 ईस्वी में परलोक सिधार गए। इतना लिख लेंगे। अब उसके बाद लिखेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। इतना लिख लेंगे तो आपको 5 में 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। इसके बाद से आपको लिखना होगा, देखिएगा यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे लिखना होगा जो प्रश्न संख्या आपका 21 है। देखिएगा यहाँ पे मैं आप सबको दिखाई देता हूं। देखिए अब आपका जो प्रश्न संख्या 21 है, यहाँ देखेंगे यही आपका प्रश्न संख्या 21 दिया गया। यह है आपका 6 नंबर का है। तो यहाँ पे आएगा निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो एक ये दिया रहेगा और अथवा करके, देखिए ये अथवा करके एक यहाँ दिया गया है। तो पहला आपका जो यहाँ पे गद्यांश है ये क्या दिया गया है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बद्धी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिरती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। यहाँ पे 3 प्रश्न दिया गया है, इसको देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे क्या, आप लोग लिखिएगा यहाँ पे, देखिए लिखेंगे यहाँ पे कि प्रश्नोत्तर संख्या आपका 21 और लिखेंगे सबसे पहले संदर्भ। पहला क्वेश्चन है क्या, संदर्भ, कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो लिखेंगे यहाँ पे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिनके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो ये आपका संदर्भ हो जाएगा। यहाँ पे आपको 2 नंबर मिल जाएगा क्योंकि ये 2-2 नंबर का है। और बोला है रेखांकित अंशों की व्याख्या। लिखेंगे क्या, इस गद्यांश में बताया गया है कि मनुष्य पर संगति का बहुत असर होता है। अगर वह कुसंग में रहता है तो उसकी बुद्धि और आचरणों का क्षय होता है। यदि वह सुसंगति में रहता है तो उसके चरित्र का निर्माण होता है और वह लगातार प्रगति की मार्ग पर बढ़ता रहता है। तो यहां से आपका 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद से जो तीसरा प्रश्न है वह पूछा गया है, देखिए यहाँ पे यही है तीसरा, कुसंग की तुलना किससे की गई है। तो यह क्या दिया गया यहाँ पे, कुसंग से न केवल नीति और समृद्धि का भी नाश होता है बल्कि हमारे विवेक, बुद्धि, आचरणों का भी क्षय होता है और हमारा पतन भी होता है। तो ये आपका गद्यांश पर आधारित क्या थे, 3 प्रश्न थे। तो ऐसे आपको करना होगा। उसके बाद से जाएंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे आपका ये दिया रहेगा, यहाँ पे प्रश्नों संख्या 22 लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे 2 दिया गया है, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों में से किसी एक को करना होगा। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे करना होगा इसको भी। तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे। अब देखिए
अब हम लोग को क्या करना होगा, यहां देखते हैं जो यह 22 है, ठीक है। तो 22 जो ये पद्यांश है, हम ये लिया गया आपका सूरसागर, यानी कि सूरदास के पद से लिया गया है। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले संदर्भ, क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड के पद नामक पाठ से अवतरित है, जिनके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। तो यहां से आपका 2 नंबर इससे मिल जाएगा। उसके बाद से देखेंगे क्या, रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या क्या हुआ कि इस पद में महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री हरि के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को पार करने में समर्थ हो जाता है, जिनकी कृपा से अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, जिनकी अनुग्रह से बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा भी फिर से बोलने लगता है, जिनकी कृपा से अत्यंत कंगाल व्यक्ति भी सिर पर छत्र धारण कर चलने वाला राजा हो जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस करुणा में स्वामी के चरणों की बार बार वंदना करता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद से पूछेगा इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इस पंक्ति में आपका रूपक अलंकार है। तो ये आपका पदों का जो है पद्यांश का आपका व्याख्या हो गया। अब क्वेश्चन देखिए क्या आएगा। अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम लोग। तो क्वेश्चन में आपका ये आएगा, ये वाला देखिए, यहां आएगा कि 23 नंबर की नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो दो तो यहाँ पे दिया रहेगा, किसी एक को, चलिए हम इसी को करते हैं, ठीक है ना, वाराणसी वाला। चलिए देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये वाला आपका दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ प्रश्न उत्तर संख्या 23। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे संदर्भ, क्या होगा आपका, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है या अवतरित है। ये हो जाएगा आपका संदर्भ। अब उसमें प्रसंग लिखते हैं लोग, क्या लिखते हैं कि इस पद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। फिर लिखेंगे अनुवाद। अनुवाद क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग अनुवाद में कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। असंख्य यात्री यह भ्रमण करने के लिए दूर दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसकी घाटों की शोभा देखकर बहुत प्रशंसा करते हैं। तो आपका 2 नंबर यहां से मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा यहाँ पे, ये 24 नंबर। ये बोला है कि नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, इसको या इसको। किसी एक को करना होगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए यहाँ पे मैं आप सबको यहाँ पे लिख दिया हूं, देख लीजिए, ये वाला है। तो जो आपका यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या उसको लिख देंगे। तो कौन सा है, प्रश्नोत्तर संख्या आपका 24 है। लिखेंगे पहले संदर्भ कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। अब यहाँ पे लिखेंगे अनुवाद। इस श्लोक में बताया गया है कि सभी मनुष्य सुखी हो, सभी निरोग हो, सभी कल्याण को देखे या पाए और सभी कोई दुख का भागी न बने। तो ये लिख लेंगे आपका यहाँ पे संदर्भ और अनुवाद। अब जो आपका 25 नंबर क्वेश्चन है वह देखिएगा, ये आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जो ये आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया गया है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 6 ठो दिया रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ठो दिया गया है और 8 को आपको हल नहीं करना है। बस आपको ये देखना है कि हमारे जिले में कौन सा यहाँ पे एकांकी में जो काव्य खंड चलता है
उसको लिखना है। देखिए जो हम लोग हैं, हमारे जो जिले में चलता है वह चलता है मेवाड़ मुकुट। आप लोग अपने सर से पूछ लीजिएगा, या आप लोग हिंदी के कॉपी में किताब में लिखा रहता है कि कौन से जिले में कौन सा काव्यखंड चलता है। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग में चलता है क्या, मेवाड़ मुकुट। क्या चलता है, मेवाड़ मुकुट। सबसे पहले देख लेते हैं, यहीं पे है आपका ये नंबर, देखिए घ नंबर है मेवाड़ मुकुट। यहाँ दिया गया मेवाड़ मुकुट काव्यखंड के तृतीय द्वितीय सर्ग लक्ष्मी का सारांश लिखिए, या मेवाड़ मुकुट काव्यखंड के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये आपका 3 नंबर का आएगा, किसी एक प्रश्न को आपको उत्तर देना होगा। यहाँ देखिएगा हम लक्ष्मी यानी कि द्वितीय सर्ग को यहाँ पे लिखे हैं, जो कि आपका 3 नंबर का है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 25, द्वितीय सर्ग यानी कि लक्ष्मी लिखेंगे। द्वितीय सर्ग का नामकरण महाराणा प्रताप की पत्नी लक्ष्मी के नाम पर हुआ है। रानी लक्ष्मी ने वैभव के दिन देखे हैं और अब उसे निर्धनता की जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है, लेकिन सच्ची भारतीय पत्नी और वीर छत्राणी के रूप में उसे अपनी कष्टों का चिंता नहीं है। वह कंद मूल फल खाकर वह पृथ्वी पर सोकर धैर्य पूर्वक अपना दिन गुजार देती है। इसके हृदय में उथल पुथल मची हुई है। वह कहती है हमको नहीं डुबा पाएगा ये दुखों का सागर। तो आप लोग अगर इतना लिख लेंगे, आपका मेवाड़ मुकुट का ये क्या है, द्वितीय सर्ग है यानी कि लक्ष्मी। तो आपको यहाँ पे 3 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो 26 नंबर है, ये प्रश्न लिखा गया है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन देते हुए उनकी एक एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो हम लोग कर चुके हैं पहले, तो ये नहीं करना होगा। यहाँ पे दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना लिखिए। तो हम भी इसको भी लिख लिए हैं पहले से, महाकवि सूरदास पहले लिख चुके हैं लोग। अब हमको देखना होगा प्रश्न उत्तर संख्या 27, यानी कि प्रश्न संख्या 27 दिया गया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमको लिखना होगा जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। देखिए यहाँ लिखे हैं प्रश्नोत्तर संख्या 27, क्या दिया गया, बंधम मरणम वापी जियो वापी पराजय वेत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। अगर यह नहीं आया है तब इसको लिखेंगे, अगर आया है तब इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद से आप लोग को यहाँ पे दिया गया 28 नंबर। अब देखिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 28। यहाँ बोला है कि आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है। इन्हें मंगाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्राचार्य को पत्र लिखिए। या अथवा यह है कि अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। तो ऐसे आते हैं, लेकिन जो पिछले साल के पेपर में आया था ना, वह था आपके टिकट निरीक्षण द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार पर। ठीक है ना, तो कैसे लिखें देखिए, तो लिखेंगे यहाँ पे सेवा में श्रीमान रेलवे महाप्रबंधक महोदय जी, तमकुही रोड, जहां भी आपका होगा स्टेशन वहां लिखेंगे तमकुही रोड रेलवे स्टेशन कुशीनगर। उसका से यहाँ लिखेंगे हम लोग विषय टिकट निरीक्षण द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार की शिकायत। लिखेंगे यहाँ पे माननीय महाप्रबंधक महोदय जी। अब यहाँ लिखेंगे नीचे कि मैं अभिषेक सिंह विकास नगर दिल्ली, जो भी आपका निवासी वो लिख देंगे दिल्ली का निवासी हूं। यह पत्र आपके समक्ष जो भी यहाँ दिनांक वो दिनांक दे देंगे। दिनांक को तमकुही रोड रेलवे स्टेशन पर हुई घटना के संदर्भ में टिकट निरीक्षण द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार की शिकायत दर्ज कराने के लिए लिख रहा हूं। मैं बिहार जाने के लिए पाटलिपुत्र एक्सप्रेस में जैसे ही प्रवेश लिया, उसके बाद टिकट निरीक्षक को अपना टिकट दिखाया। उन्होंने टिकट को कुछ देर तक स्क्रीन पर रखा, फिर मुझे यह कहते हुए चिल्लाने लगे कि मेरा टिकट संदिग्ध लग रहा है। मैं उन्हें शांत कराने का आग्रह करते हुए बताया कि मैंने रेलवे की वेबसाइट से खरीदा था, लेकिन उन्होंने मेरा बात न सुनते हुए मुझे अपमानजनक शब्द कहने लगे। इस पूरे वातावरण में मैं काफी शर्मिंदा और अपमानजनित महसूस कर रहा था। मैं आपसे विनम्र पूर्वक अनुरोध करता हूं कि इस मामले की जांच किया जाए और टिकट निरीक्षक पर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद, अभिषेक सिंह। इतना लिख लेंगे तो ये आपका ये 7 नंबर का है, 7 में 7 मिल जाएगा। अब देखिए इसके बाद से आते हैं आपको प्रश्न।
जैसे यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। यहाँ 4 दिया गया, इन चारों में से किसी दो को आपको देना होगा। लिखा गया चंद्रशेखर कः आसीत्, वीर केन पूज्यते, वाराणसी नगरी कस्या नधा कूले अस्ति, ज्ञान कुत्र संभवतः। ठीक है ना, तो इसको हम लोग अभी देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें किसी दो का ही प्रश्न का आपको उत्तर देना होगा। देखिए यहाँ पे है, ये आपका है क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि वीर केन पूजते, तो क्या हो जाएगा, वीर वीरड़े पूजते, मतलब वीर कहाँ पूजे जाते हैं, तो वीर हर जगह पूजे जाते हैं। यहाँ पूछा है पुरुराज क आसित, तो पुरुराज एक भारत विरह आसित, तो ये आपका दो क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद से देखिएगा यहाँ पे ये दिया गया है आपका, इसमें निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जल है तो कल है, मेरे सपनों का भारत, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सांप्रदायिकता एक अभिशाप, जीवन में कंप्यूटर का महत्व। तो ये आपका 7 नंबर में है। देखिएगा सबसे आसान मैं आपसे बताता हूँ, जो ट्रेंडिंग टॉपिक है आजकल वह बहुत ही ट्रेंडिंग बना हुआ है। जैसे ये आपका पिछले साल भी ये क्वेश्चन बहुत बार ट्रेंडिंग बना हुआ था और इस साल भी बनेगा। जैसे कि महाकुंभ, इस पे निबंध लिखने के लिए आपको आता ही आता है। देखिए कैसे लिखेंगे, महाकुंभ प्रयागराज लिखेंगे हम निबंध लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पे रूपरेखा, प्रस्तावना, पौराणिक कथा, आयोजन, महत्व, विशेषताएं, महाकुंभ मेले की चुनौतियां और समाधान, और सतो लिखेंगे निष्कर्ष। लिखेंगे प्रस्तावना में कि महाकुंभ मेला एक ऐसा धार्मिक अद्भुत आयोजन है जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है जो हर साल 12 वर्ष के अंतराल में 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित किया जाता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। 2025 में महाकुंभ का मेला प्रयागराज में आयोजित किया गया है। ठीक है, इतना लिख लेंगे। अब लिखेंगे पौराणिक कथा कि महाकुंभ की पौराणिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश के लिए हुए के दौरान अमृत की कुछ युद्ध हुए। देखिए यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा। युद्ध हुए के दौरान अमृत की कुछ बूंदे इन 4 स्थानों पर गिरी थी, जिसके कारण ये 4 स्थान पवित्र माने जाते हैं। चारों स्थान के नाम है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। लिख लेंगे। उसके बाद से आप लोग यहाँ लिखेंगे आयोजन। क्या लिखेंगे हम लोग, आयोजन। आयोजन में क्या लिखना है, लिखेंगे यह मेला ज्योतिष के गणनाओं के आधार पर आयोजित किया जाता है। जब चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति को स्थिति विशेष रूप में अनुकूल होती है तब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ का आयोजन विशाल स्तर पर होता है। इसमें स्नान के लिए विशेष घाट बनाए जाते हैं। वहां पर साधु संत अपना शिविर लगाते हैं और प्रवचन देते हैं। इसके अलावा अर्ध कुंभ हर 6 वर्षों में आयोजित होता है। कुंभ का आयोजन हर 12 वर्ष में किया जाता है, जबकि महाकुंभ का आयोजन 144 वर्षों में किया जाता है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे महत्व लिखेंगे कि महाकुंभ में लाखों करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं। यह माना जाता है कि इस पवित्र पवित्र स्थान से सभी पाप धुल जाते हैं और बोझ की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ न केवल धार्मिक आयोजन है बल्कि यह भारतीय संस्कृति और एकता का प्रतीक है। आगे लिखेंगे यहाँ पे विशेषताएं कि महाकुंभ मेले हिंदुओं का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विशाल धार्मिक आयोजन है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न है। आगे लिखेंगे, इसके बाद से इसको देख लीजिए। लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले त्रिवेणी संगम की पवित्रता। लिखेंगे यह मेला गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। इस संगम में स्नान करना अत्यंत पवित्र और मोक्षदायक माना जाता है। अब लिखेंगे उसके बाद से धार्मिक गतिविधियां। तो इसमें क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि यह स्नान, पूजा अर्चना, ध्यान गतिविधियां चलती रहती है। विभिन्न संप्रदायों साधु संतों अपने शिविर लगाते हैं और धार्मिक मार्गदर्शन देते हैं। उसके आगे लिखेंगे आध्यात्मिक उत्कर्ष कि महाकुंभ मेले आध्यात्मिक उत्कर्ष का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। यहाँ आकर लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। अब नीचे लिखेंगे चुनौतियां, महाकुंभ मेले की चुनौतियां और समाधान या चुनौतियां। लिखेंगे भीड़ प्रबंधन।
महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक होती है, जिससे भीड़ प्रबंधन बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। भीड़ को नियंत्रित करना श्रद्धालुओं को आवश्यक होता है। तो अगर आप लोग इतना लिख लेते हैं तो आप लोग 70 में 70 पाएंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करके पेपर देने जाइएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।